हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज फ्रॉम इंसा ट्यूशन सेंटर। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी आपकी न्यू बुक गणित मंझारी का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लास्ट वीडियो में कर लिए थे। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, तो वीडियो को पूरा देखना। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर सच दैट ए प्लस बी वन अपॉन में बी इक्वल टू जीरो। कह रहा है ए और बी जो है वो दो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, मतलब ना तो ए जीरो के बराबर है ना ही बी जीरो के बराबर है, और दोनों कैसे नंबर हैं? ये रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, हाँ, इस तरीके से हमें एक इक्वेशन दी हुई है ए प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू जीरो। कह रहा है विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कह रहा है कि बिना न्यूमेरिकल, मतलब ए और बी को बिना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिए, मतलब ए और बी को बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर माने हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि ए बी जो होगा, यानी ए इंटू बी जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमें बताना है। मतलब हमें ए को कोई वैल्यू नहीं देनी है, ए को हमें 1 2 3 5 ऐसी कोई मैथमेटिकल नंबर वाली वैल्यू नहीं देनी, ना ही हमें ऐसी वैल्यू बी को देनी है। ठीक है, और हमें बताना है कि ए इंटू बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो हमें इक्वेशन दी हुई है पहले वो लिख लेते हैं। इक्वेशन हमें दी हुई है ए प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि हमें ए बी निकालना है और बताना है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। हमें ए और बी को कोई मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो बहुत ईजी है। यहाँ पर आप लिखेंगे ए इक्वल, ये वन अपॉन बी प्लस का है, इस तरफ जाके राइट हैंड साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो वन अपॉन बी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ए इक्वल, अब एक चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपको करने के दो तरीके हैं। या तो आप दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या करो, बी को जो कि अपॉन में है वन के साथ, उसको मल्टीप्लाई भेज दो ए के साथ। ये ज्यादा आसान तरीका है। तो हम क्या करेंगे, बी जो कि अपॉन में है उसको हम इनटू में भेज देंगे ए के साथ, तो ए के साथ इनटू में माइनस वन। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए बी इक्वल माइनस वन। बस ये आपको करना था। अब देखो, ए इंटू बी की वैल्यू क्या हो गई? माइनस वन हो गई, यानी ए इंटू बी क्या है? नेगेटिव है। ये आपको बताना था, सिर्फ यही आपको करना था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू माइनस वन, सो ए बी इज नेगेटिव। ठीक है, ए बी क्या है? माइनस वन के बराबर है, तो इसलिए ए बी जो है वो नेगेटिव है। बस ये आपको करना था इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो चुका है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं एक बार। क्या अ रेशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑकर्स इन द फोर्थ डेसिमल प्लेस। क्या एक रेशनल नंबर है आपके पास जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, और उसकी जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है वो फोर्थ डेसिमल प्लेस पर है। इसको समझ लेते हैं पहले। मान लो आपके पास कोई भी नंबर है, मान लो 0.7328, इस तरीके से है। ठीक है, तो उसकी जो फोर्थ डेसिमल प्लेस है, जो चौथा डेसिमल प्लेस है, वो नॉन जीरो है, मतलब वहां पर जीरो नहीं है। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 9 तक, लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है, शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p अपॉन 10 की पावर 4। हमें दिखाना है क्या हम इस नंबर को p अपॉन 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, जहां पर p कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। यानी हम p को हटा के कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं हमें p ही लिखना है, कोई भी नंबर लिख सकते हैं p को हटा करके भी, क्योंकि p एक इंटीजर है। लेकिन एक ऐसा नंबर नहीं लिखना जो 10 से डिवाइड हो, क्योंकि p जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है। ऐसा नंबर हमें नहीं लिखना। इट इज नेसेसरी that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by 2/4 और 5/4। कह रहा है क्या जो इन नंबर के, इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा जब वो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में आएगा, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो आगे डिवाइड ना हो, जो आगे डिविजिबल ना हो और आपस में कोप्राइम नंबर हो, तो क्या वो नंबर 2/2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 ये दोनों से ही डिविजिबल होगा। इसका हमें रीजन भी देना है। तो क्वेश्चन को टुकड़ों में करेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इसको टुकड़ों में करने की कोशिश करेंगे, इसको पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे। पहले हमें किस नंबर ले लेते हैं,
जिसके अंदर पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो और लास्ट वाला जो डिजिट है वो 0 ना हो। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसे करोड़ों नंबर हैं, ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर कौन सा हम ले रहे हैं, हम ले लेते हैं 0.3456, ये नंबर ले लेते हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पॉइंट को मुझे राइट हैंड साइड तरफ लेकर के आना है, यानी मुझे यहाँ से पॉइंट को हटाना है, क्लियर है। तो जब पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं डिवाइड में क्या लिखूंगा, पहले मुझे ये देखना है कि पॉइंट यानी डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, यानी मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 जीरो वाले नंबर से। और 4 जीरो वाला नंबर कौन सा होता है, 10,000। 10,000 उसको डिवाइड कर देंगे। जब आप ये करेंगे तो आपके चारों डिजिट जो है वो बाहर आ जाएंगे, 3 4 5 6 अपॉन में। अब देखो 10 के पीछे 10 के पास कितने जीरो है, इस नंबर के पास कितने जीरो है, 4 जीरो, ठीक है। जब हम लिखते हैं 100, तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। यानी 1 के बाद 2 जीरो तो 2 पावर 2, 1 के बाद 3 जीरो तो पावर 3, और 1 के बाद 4 जीरो तो पावर 4 हो जाएगी। यानी हम इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और इस नंबर को हमने क्या माना था, रिक्वायर्ड नंबर तो हमारा जो कि हमारा पी था, और 10 की पावर 4 हो जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक, ये हो गया आपका यहाँ तक का पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट कर लेना और पूछ लेना जो पूछना हो, ठीक है। हमें बस पी ऐसा नंबर लेना था जो 10 से डिविजिबल ना हो, यानी जिसके लास्ट में जीरो ना हो, ठीक है। मेन पार्ट जो है वो अब आता है इस क्वेश्चन का, कह रहा है क्या है, जरूरी है कि इन नंबर्स के जो डिनोमिनेटर होंगे वो हमेशा ही 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 से डिवाइड होंगे। क्या हमेशा ऐसा हो सकता है? तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम, देखो यहाँ पे क्या है, 10 की पावर 4 है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा हमें। क्या मैं 10 की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 5 होल पर पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4 अलग अलग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा फिर भी। मैं तो समझ में आ गया। अब देखो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, पी अपॉन में 10 की पावर 4 इक्वल पी अपॉन में 10 की पावर 4 को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। अभी मैं समझाया यहाँ पे आपको किस तरीके से आ जाएगा ये। तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अभी जो डिनोमिनेटर है हमारा ये क्या है, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 आया है। क्या 2 की पावर 4 2 की पावर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। क्या 5 की पावर 4 5 की पावर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो हाँ, जिसके डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से डिविजिबल होंगे। ये बोला इनमें से किसी एक से भी हो सकता है, तो एक से भी होता है, और दोनों से भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 2 की पावर 4 से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ये नंबर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे, यस इट इज नेसेसरी, मतलब ये जरूरी है, इट इज नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। क्लियर है, समझ में आ गया, यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब इसका हम एक रीजन दे देते हैं। देखो समझ में आ गया ना, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं इस नंबर को, क्योंकि इस नंबर के फैक्टर 10 के फैक्टर 2 भी होता है और 5 भी होता है। तो दोनों की ही पावर 4 से डिवाइड हो सकते हैं ये नंबर, जो भी नंबर होंगे 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से डिवाइड हो सकते हैं ऐसे नंबर। यहाँ पर आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 0.1 1 2 3 4, कुछ भी नंबर आप लेंगे ना, तो आपका जो भी आपका आंसर आएगा अपॉन में जो भी आपका डिनोमिनेटर आएगा, तो उसमें हमेशा पावर 4 आएगी, या तो 2 की या 5 की या दोनों की ही आएगी। तो डिनोमिनेटर डिविजिबल हो सकता है 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 से, ठीक है। अब इसका एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो बच्चों, ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पर लिखनी है, जब अपना रीजन है, जो अपनी एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर हमें देनी है।
Since p is an integer which is not divisible by 10 and so p cannot have both 2 and 5 has factors। जो p है वो एक इंटीजर है और वो डिविजिबल नहीं होगा 10 से, और जो कोई नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसके पास 2 और 5 वाले फैक्टर्स नहीं होंगे, या तो 2 होगा या 5 होगा। ठीक है, सो व्हेन रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म इधर द फैक्टर 2 और 4 और 5 की पावर 4 और बोथ विल रिमेन कंप्लीटली अनकैंसिल्ड। यानी जब उसके पास, जब p के पास ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं है जो 2 और 5 हो, तो क्या वो अपने अपॉन में 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, यहाँ पर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 है, मान लो। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर 10 की पावर कितनी है, यहाँ पर कितने फैक्ट, यहाँ पर 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2/5, तो 2 × 5, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अब यहाँ से ये पावर कट सकती है। ठीक है, यहाँ से भी पावर कट जाएगी तो यहाँ बचेगा 1 और 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3। अब तो कट सकता है क्योंकि 2 और 5 दोनों 10 के फैक्टर्स हैं, लेकिन पी के पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 10 के फैक्टर्स को जस्टिफाई करे, ना 10 ना 20 वाला तो नंबर ही नहीं है 10 से डिविजिबल हो। क्लियर है? तो जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होंगे 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 या दोनों ही, तो वो कभी भी कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ऊपर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है 10 से डिवाइड हो सके। समझ में आ गया? क्लियर है? यही तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। नंबर 11 पढ़ लेते हैं। कह रहा है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18/125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इफ इट टर्मिनेट्स स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें बिना डिवीजन परफॉर्म किए ये बताना है कि जो हमारा 18/125 है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसके पास कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, यानी कि कितने नंबर के बाद जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 18/125। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल 125 को 5 की फॉर्म में लिख लो, यानी 5 की पावर की फॉर्म में लिख लो। अब 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है। मैं आपको करके दिखाया था यहाँ पर 125, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 10, 5 × 5 = 25 एंड अगेन 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। तो कितनी बार 5 आ गया, 3 बार 5 आ गया, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? और हमने ये पढ़ा है कि जब भी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में या तो 5 की पावर या 2 की पावर या फिर 5 और 2 दोनों की पावर आ जाए तो वो नंबर क्या, उस नंबर के पास कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चों, उसके पास होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो 18 5/3 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion because the denominator is 5 की पावर 3। तो ऐसा कोई भी रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर या तो 5 हो या 2 हो या दोनों हो तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अभी बोल रहा है कि कितने डिजिट होंगे, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट होंगे। ठीक है, मतलब कितने डिजिट के बाद जाकर के डिवाइड ये हो जाएगा, टर्मिनेट ये हो जाएगा। जैसे मान लो इसने बोला कि 0.126, तो कितने डिजिट के बाद हुआ, 3 डिजिट के बाद हुआ ये। 0.1234 कितने के बाद, 4 के बाद हुआ। तो ऐसे हमें ये बताना है बिना डिवीजन करे कि कितने नंबर के बाद जा करके डिवाइड पूरा हो जाएगा, कितने नंबर के बाद जाकर के डिवाइड पूरा हो जाएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में 2 या 5 दोनों में से जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी वो नंबर उतने ही पॉइंट के बाद जाकर के टर्मिनेट हो जाएगा। पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट निकालने के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना तो 5 की पावर 3 है। ठीक है, यानी 5 की पावर कौन सी पावर है, 3 है। तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर निकलेंगे, डेसिमल के बाद इसके 3 पॉइंट निकलेंगे। अभी हम निकाल के भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने नंबर निकलेंगे, 3 नंबर, 3 डिजिट निकलेंगे। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे इसमें इट हैज 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल
या फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद इसके बाद इसमें कितने डिजिट निकलेंगे, 3 डिजिट निकलेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो उसको करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 3 है, यहाँ पर कितना है, 18 है। ठीक है, अब मैं इसको इजी तरीके से अगर मैं करूँ इसको, तो इसी तरीके से करने का ये होगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। 18/5 इंटू कर देंगे 2 की पावर 3 से, और इसको भी कर देंगे 2 की पावर 3 से। ठीक है, 18 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 5 और 2 को हम एक साथ ले लेंगे, 5 इंटू 2 की पावर 3। 18 8 144 अपॉन में 5 and 2, 5 5 इंटू 2 10। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 144 आ गया। 144 अपॉन में 10 की पावर 3 हो गया। तो 144 अपॉन में 10 की पावर 3 का मतलब क्या, 3, 3 0। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 0 वाले नंबर से, तो सारे ही नंबर, क्योंकि 3 डिजिट है, तो तीनों डिजिट चले जाएंगे पॉइंट के पीछे। तो आगे नहीं आगे 3 डिजिट यहाँ पर, बस ये हमें बताना था इस क्वेश्चन के अंदर कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे, 3 डिजिट, ये आपको याद रखना है। कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे, बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अ रेशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म हैज नोमिनेटर 2 की पावर 3 into 5, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या है, अगर किसी भी रेशनल नंबर के पास उसके डोमिनेटर के पास जो है वो 2 की पावर 3 into 5 है। ठीक है, ओके, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल प्लेस जो होगा इसका, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा इसका, उसके पास कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, कितने डेसिमल नंबर होंगे उसके पास, हमें ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो उसको कर लेते हैं। पहले पर हम लिखते हैं लेट दी न्यूमरेटर क्या है, पी मान लेते हैं न्यूमरेटर को हम। ठीक है, सोर्स से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, पी तो हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 2 की पावर 3 into 5। ठीक है, अब मैंने भी आपको क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि 2 या 5 दोनों में से जिसकी भी पावर हाईएस्ट होगी, तो डेसिमल के बाद उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगी उस डेसिमल एक्सपेंशन के पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना स्टेटमेंट लिख देते हैं, पावर ऑफ 2 इज 3 एंड पावर ऑफ 5 इज 1। ठीक है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है। एज हाईएस्ट पावर इज 3, so its decimal expansion has 3 decimal places। बस ये आपको करना है, बस यहाँ पर आपको इतना ही करना था, आपको कोई डिवीजन नहीं करना है। बस आपको ये देखना है कि जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है, तो उस जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतना ही डेसिमल एक्सपेंशन के बाद डेसिमल प्लेसेस होंगे। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है ये, तो उसको ध्यान से देखना। क्या, लेट ए 7/12 एंड बी 5/6। ठीक है, ए जो है उसकी वैल्यू 7/12 और बी की वैल्यू 5/6 है। एक्सप्रेस बोथ ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ k1/m एंड k2/m, वेयर k1 एंड k2 एंड m आर इंटीजर एंड k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6। ठीक है, पहले यहाँ तक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यार लेट ए की वैल्यू कितनी है, 7/12, और बी की वैल्यू कितनी है, 5/6 है। दोनों को हमें इस फॉर्म में शो करना है, यानी k1/m और k2/m की फॉर्म में हमें शो करना है, जहां पर k1 k2 और m जो है वो इंटीजर है, और k2 माइनस k1 जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, यानी k2 माइनस k1 की वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बस अभी हम यहाँ तक कर लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखो ए की वैल्यू कितनी है, पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं, 7/12 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 5/6 है। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है? उसने बोला है कि हमें k1 और m और k2/m की फॉर्म में इसको लिखना है। देखो k1 और k2 तो अलग अलग वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 और 2 है, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती, इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। दोनों कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले सेम करेंगे। ठीक है, सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, इस नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर तभी सेम होगा जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर की। 5 2 का कितना हो जाएगा, 10,
एंड 6 टू हो जाएगा 12। ठीक है, होगा दोनों बराबर। ठीक है, इसको मान लेंगे K1, इसको मान लेंगे K2 और M हमारा सेम हो जाएगा इक्वल। ठीक है, ये हमारा हो गया पहले का आंसर। ठीक है, यानी हमने इसको लिख दिया K1 K2 अपॉन में M की फॉर्म में। क्लियर है, यहाँ तक हमारा हो चुका है आंसर। अब दूसरा पॉइंट क्या रहा है इसका कि यहाँ पर K2 माइनस K1 जो है ना ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर, सेकंड पॉइंट मान के कर लेते हैं इसको। K2 माइनस K1 होना चाहिए ग्रेटर देन 6। ठीक है, अच्छा K2 कितना था हमारे पास, K2 था हमारे पास 10 माइनस K1 कितना था हमारे पास 7। ठीक है, ग्रेटर देन 6। अच्छा K2 में से 10 में से 7 गए, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। ग्रेटर देन 6 क्या 3 6 से बड़ा है, नहीं, तो उसको हम काट देंगे कि भाई अभी हमारा आंसर नहीं निकल रहा। देखो जब आंसर नहीं निकल रहा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इन नंबर को थोड़ा और बड़ा करें ताकि इनके बीच में और भी नंबर आ सके। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर को थोड़ा और बड़ा कर देंगे। ठीक है, जो हमारी वैल्यू थी 7 अपॉन में 12 और 10 अपॉन में 12, इन दोनों वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा देंगे। इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से नहीं हो तो हम 2 से करना पड़ेगा, अब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यूज को। तो यहाँ पर जो आपका आएगा 7 टू ज़ा 14 एंड 12 टू ज़ा 24। क्लियर है, और यहाँ पर जो आएगा आपका 10 टू ज़ा 20 एंड 12 टू ज़ा 24। अब ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अब ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6। K2 कितना है 20 और K1 कितना है 14 ग्रेटर देन 6। 20 में से 14 जाएंगे, 6 बचेंगे ग्रेटर देन 6। क्या अब 6 6 से बड़ा है, नहीं, ये तो बराबर आ गया, तो इसको हम दोबारा से कैंसिल कर देंगे। यानी हमें अभी एक और मेथड यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। चलो तो अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम एक और मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अगले स्टेप में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगले स्टेप में। 7 अपॉन में 12 इंटू 3, 7 इंटू 3। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या था हमारा 5, 10 अपॉन में 12, 12 अपॉन में 3 और 10 इंटू में 3। ठीक है, अब 7 3 ज़ा 21 एंड 12 3 ज़ा 36, 10 3 ज़ा 30 एंड 12 3 ज़ा 36। ठीक है, अब देखो यहाँ पर K2 माइनस K1 ग्रेटर देन 6। K2 कितना है 30 और K1 कितना है 21 ग्रेटर देन 6। 30 में 21 गए, कितने बचेंगे 9 बचेंगे। क्या ग्रेटर देन 6 है, हाँ है, तो ये हमारी ये जो फंक्शन है ये जस्टिफाई कर रहा है हमारे क्वेश्चन को। ठीक है, यानी ये यहाँ पर वैल्यू निकली है, ये दोनों वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं, तो इनको हम हटा भी सकते हैं, ये आपका रफ वर्क में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको करके दिखा दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं डायरेक्ट 3 से भी कर सकता था अंदाजा लगा करके, लेकिन ये दोनों चीज़ें करना भी जरूरी था ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है हमारा। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया हमारा। अब कह रहा कि इनके बीच में 5 अलग अलग रेशनल नंबर निकाल के दिखाने हैं। ठीक है, अब देखो 5 अलग रेशनल नंबर निकाल के दिखाने हैं, उसको मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। हमारा जो फाइनल आंसर है वो 21 अपॉन में 6 है। 5 रेशनल नंबर्स, देखो किसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं हमें, इनके बीच में 21 अपॉन 36 और 30 अपॉन 36 के बीच में। ये फाइनल नंबर हमारे पास यही आए हैं, 21 अपॉन में 36 एंड 30 अपॉन में 36। ठीक है, इनके बीच में निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 अपॉन में 36 और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 30 अपॉन में 36। ठीक है, अब निकाल लो। पहला नंबर क्या हो जाएगा 22 अपॉन में 36, दूसरा नंबर 23 अपॉन में 36, तीसरा नंबर 24 अपॉन में 36, चौथा नंबर 25 अपॉन में 36 और पांचवा नंबर 26 अपॉन में 36। ठीक है, 36 आएगा यहाँ पर 36। बस ये निकल गया आपके 5 नंबर, इनके बीच में ये हो गया आपके 5 रेशनल नंबर। ठीक है, 21 और 30 के बीच में। क्लियर है यहाँ तक, अगर आपको समझ में आ गया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत ईजी तरीके से हमने क्वेश्चन को करवा दिया है। अब वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 5 रेशनल नंबर फाइंड हो गए। चलो अब इसका अगला जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन K2 minus K1 greater than n plus 1 is necessary to find n such rational numbers between the two rational numbers
ए एंड बी यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, कह रहा है कि आप हमें समझाओ कि भाई K2 माइनस, इसको हम तीसरा पॉइंट मान लेते हैं इसका, K2 माइनस K1 का ग्रेटर देन होना क्यों जरूरी है n+1 से। ठीक है, n+1 से हमें n सच रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दो रेशनल नंबर के बीच में, यानी ए और बी के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा था ना इसमें, तो वो 5 जो है वो n ही था। ठीक है, तो ये जरूरी, ये कंडीशन जरूरी क्यों है, देखो आप ध्यान से देखना भाई, हमें निकालने हैं 5 नंबर। ठीक है, तो जितने भी रेशनल नंबर निकालने होते हैं हमें हमेशा उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है। मान लो यहाँ पे लिखा 1/2, यहाँ पे लिखा 1/3। अब मुझे इनके बीच में मान लो दो रेशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं दो में एक प्लस करके 3 से गुणा कर दूंगा दोनों नंबर की, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, ऐसे ही यहाँ भी 3 से और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 3 और 1 यहाँ पे 2 आएगा, 2 3 6, 1 3 और 3 3 9। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर 3 रेशनल नंबर निकाल सकता हूँ। अब तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, 3 1 यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी ऐसा कोई नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 आ जाएगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसे ही 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं सॉरी 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 9 और 6 3 18, 3 2 6 एंड 9 2 18। अब देखो मुझे कितने नंबर निकालने थे, दो नंबर निकालने थे, तो मैंने 2 से ऊपर यानी 3 से गुणा करा, समझ में आया, 3 से मल्टीप्लाई करा। तो मैं जब मैं इनके बीच दो नंबर निकलेंगे कौन से, 7/18 और 8/18, तो दो नंबर निकल गए मेरे इनके बीच में। तो जितने भी नंबर निकालने होते हैं हमेशा उससे बड़े नंबर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तभी वो नंबर निकलता है जो हमें दो नंबर के बीच में निकालना होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, द कंडीशन K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1 मेक्स द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर मोर देन द नंबर वी नीड टू फाइंड। ठीक है, यानी न्यूमरेटर के बीच में इतना फर्क होना चाहिए जितने रेशनल नंबर उनके बीच में चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 21 से 13 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, यानी इसके बीच में 9 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो न्यूमरेटर के बीच में इतना तो फर्क होना ही चाहिए, समझ में आए, इतना डिफरेंस होना चाहिए जो हम जो हमसे नंबर पूछे गए उतने नंबर हम निकाल सकें। ये स्टेटमेंट आप एग्जाम में लिखेंगे, वो पूरे नंबर इसके मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, कह रहा है 3 रेशनल नंबर्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। शो दैट ऑल द रेशनल नंबर्स एक्स वाई जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। ठीक है, कह रहा है आपके पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी इक्वल टू 0 है। तो हमें ये दिखाना है कि एक्स वाई और जेड ये तीनों ही साइमल्टेनियसली 0 हैं। यानी हमें जो प्रूव करना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रूव दैट एक्स इक्वल वाई इक्वल जेड इक्वल 0। ठीक है, तीनों टर्म 0 के बराबर है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो तो फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको ले लेते हैं, जो हमें गिवन है। गिवन क्या है हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हमें गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक चीज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ तो आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल 0 पे होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है जो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, फॉर्मूला ये बनता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहला आएगा एक्स का स्क्वायर, फिर आएगा वाई का स्क्वायर, फिर आएगा जेड का स्क्वायर, फिर आएगा 2। अब देखो, अच्छा यहाँ पर 2 भी आएगा। ठीक है, फॉर्मूले में 2 भी आएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, 2 भी आएगा। ठीक है,
अब तो यहाँ पे टू जो है वो तीनों के साथ है, टू को हम पहले कॉमन ले लेंगे बाहर, इस हमारा सवाल आसान हो जाएगा, और हम लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो ए बी क्या है एक्स वाई, बी सी क्या है वाई जेड, और ए सी क्या है एक्स जेड। ठीक है, इक्वल टू जीरो का स्क्वायर तो जीरो होगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है, प्लस टू। अब देखो ये जो पूरी इक्वेशन है, ये पूरी टर्म है, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से जीरो के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख देंगे इक्वल टू, सॉरी, इसको हम लिख देंगे जीरो के बराबर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, टू के जीरो से मल्टीप्लाई कर जीरो बन गया। ठीक है, अब देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जैसे मान लो आप जीरो का स्क्वायर करेंगे तो ही जीरो आएगा, वरना आप वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, माइनस वन का करेंगे तो भी प्लस का ही वन आएगा, माइनस टू का स्क्वायर भी प्लस का ही फोर होता है, ये ध्यान रखना आप। इसका मतलब यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ना तो ये होल नंबर है ना ये इंटीजर्स है, मतलब ये जो नंबर है, यहाँ जो भी नंबर होगा यहाँ पर, वो ना तो प्लस का होगा ना माइनस का होगा, इसका मतलब वो नंबर जीरो ही तो होगा, तभी तो यहाँ पे जीरो के इक्वल है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मान लो माइनस वन है, मान लो, तो वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन इक्वल टू थ्री हो जाएगा। मान लो माइनस टू है, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर फोर तो कितना हो जाएगा, फोर फोर फोर, ठीक है, ट्वेल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका कोई वैल्यू निकाल सके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर तीनों जगह पे क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको एक स्टेटमेंट बना करके हम कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सम ऑफ स्क्वायर कैन बी जीरो ओनली व्हेन ऑल टर्म्स ऑल टर्म्स आर जीरो। ठीक है, बस ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, यानी जब जीरो तभी आएगा किसी भी स्क्वायर के इक्वल में जब वो सारी ही टर्म किस क्या होंगी, जीरो होंगी। अगर किसी भी टर्म की वो वैल्यू होती तो वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 के चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं एक बार। क्या शो दैट द रेशनल नंबर a प्लस बी अपॉन में टू लाइज बिटवीन द रेशनल नंबर a एंड d। हमें प्रूफ करना है कि अगर a प्लस बी अपॉन में टू कोई भी नंबर होगा, तो जब हम इसको a प्लस बी अपॉन में टू इस रेशनल नंबर से हम कोई भी रेशनल नंबर निकालेंगे तो वो a और b के बीच में क्यों लाई करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला सेवन प्लस थ्री, ठीक है, दोनों रेशनल नंबर है, मैं वो टू से डिवाइड कर दूं अगर, तो मेरा आंसर क्या आएगा, टेन अपॉन में टू यानी कि फाइव। तो फाइव हमेशा किसके बीच में आएगा, सेवन और थ्री के बीच में ही लाई करेगा। समझ में आ गया? तो हमें यही यहाँ पर प्रूव करना है कि वो ए और बी के बीच में क्यों आएगा, और नंबर ए और बी के बीच में क्यों आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, अब तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, फाइव जो होगा, जो भी रेशनल नंबर यहाँ पे निकल के आएगा वो एक नंबर से तो बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, तभी तो बीच में आ रहा है, एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। क्लियर है? चलो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या दिया हुआ है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास ए प्लस बी अपॉन में टू हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो जो भी नंबर निकल करके आएगा, ठीक है, ए को हम छोटा नंबर मान लेते हैं, बी को हम बड़ा नंबर मान लेते हैं, जो भी नंबर निकल करके आएगा वो छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा ए से और छोटा होगा बी से। एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, जाहिर सी बात है, जब तो बीच का नंबर निकल के आएगा। ठीक है, तो वो बड़ा होगा ए से और छोटा होगा बी से। इसको हम ए स्टेटमेंट ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम एक फंक्शन लिख लेते हैं फिलहाल अभी। हमें करना क्या है, हमें हमने तो यहाँ पर एक चीज देखो, एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी से छोटा होगा। क्लियर है? ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर को निकालने के लिए। पहला आंसर निकालेंगे, ए छोटा होगा बी से। ठीक है, ए इज लेस देन बी, यहाँ पर लिख देंगे एड ए बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ ए को ऐड कर दो, ए को ऐड करो तो ए प्लस ए, यहाँ पर क्या आएगा, बी प्लस ए आएगा। ठीक है, अब ए प्लस ए कितना हो गया, टू ए हो गया, ग्रेटर देन ए प्लस बी, ए ग्रेटर देन
सॉरी ए लेस देन ए प्लस बी, 2 यहाँ पर इंटू में यहाँ पर जाकर के डिवाइड में चला जाएगा। बस ये हो गया हमारा पहला केस, यानी हमने पहला केस यहाँ पे सॉल्व कर दिया कि ए जो है हमारा वो छोटा होगा ए प्लस बी अपॉन में 2 से। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब सेकंड स्टेप इसका करते हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में हमें ये प्रूफ करना है कि जो बी होगा वो बड़ा होगा ए प्लस बी अपॉन 2 से। ठीक है, वापस ये स्टेटमेंट लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर हम लिखेंगे एड बी बोथ साइड्स। ठीक है, बी को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी ग्रेटर देन बी प्लस बी, ए प्लस बी ग्रेटर देन 2b। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन में, बी यहाँ पर इंटू में है, यहाँ पर जाकर के अपॉन में चला जाएगा, सॉरी टू जाएगा अपॉन में, 2 इंटू में है, यहाँ पर जाकर अपॉन में चला जाएगा, इक्वल सॉरी ग्रेटर देन बी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे प्रूफ कर दिया ए प्लस बी अपॉन में 2 ग्रेटर देन लेस देन बी। समझ में आ गया? अब मैं दोनों इक्वेशन को मिलाऊं तो मेरे पास जो एक कैलकुलेशन निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा कि ए लेस देन ए प्लस बी अपॉन में 2, बट ए प्लस बी अपॉन में 2 इज ऑल्सो लेस देन फ्रॉम बी ऑफ बी। ठीक है, ये क्या आपका आंसर। बस ये आपको करना था। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया है कंप्लीट। इसको आपको इस तरीके से इसका आंसर निकालना था खाली। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 की चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 16 कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द राइट ट्राइंगल्स इन फिगर 3.14 which is referred to as the square root spiral। हमें एक स्क्वायर रूट स्पाइरल दिया हुआ है ये, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जितनी भी हाइपोटेनियस है राइट एंगल ट्राइंगल के उनको हमें उनकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो दो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवा और ये 10वां। ठीक है, यानी हमें 10 यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें इसकी हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर हम हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल ही करते हैं, टू फाइंड हाइपोटेनियस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल की करेंगे पहले। यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ लिख करके। एक राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इन दोनों में से किसी को भी आप परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हो। किसी को भी परपेंडिकुलर ये भी हो सकती है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकती है, बेस ये भी होता है, बेस ये भी हो सकती है। ठीक है, तो इस साइड का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा बराबर होगा इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। समझ में आइए, इन दोनों स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो पहले वाले ट्राइंगल में हमें जो हाइपोटेनियस है वो हमें नहीं दी हुई, उसको तो हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल, लेकिन परपेंडिकुलर दी हुई है कितनी, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस भी कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है प्लस 1। ठीक है, h इक्वल 1/1 कितना हो गया, 2 हो गया, एंड यहाँ पर स्क्वायर इस तरफ जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी पहले की हाइपोटेनियस कितनी निकल गई, हमारे पहले की निकल गई हाइपोटेनियस √2। तो मैं यहाँ थोड़ा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, √2 निकल गई हमारी हाइपोटेनियस फर्स्ट वाले की। क्लियर है? अब आ जाओ सेकंड वाले पर। सेकंड वाले पर ठीक है, ये लाइन आप लिख लो दोबारा से, टू फाइंड हाइपोटेनियस ऑफ सेकंड ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस। फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल के लिए, ये ट्राइंगल सेकंड वाला, इसके लिए हाइपोटेनस कौन सी होगी, तो यहाँ बनेगा 90 डिग्री। तो इसकी हाइपोटेनस ये वाली साइड होगी, ये वाली। समझ में आएगी? ठीक है,
तो ये हमारे पास नहीं है, यही हमें फाइंड करनी है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल, अब इसके लिए पी क्या होगा, पी इसके लिए क्योंकि 1 यूनिट है सारी की सारी, तो आप इसको भी पी मान सकते हो, इसको भी पी मान सकते हो, किसी को भी आप पी मान सकते हो, तो आप मान लेंगे 1 को पी। और बेस किसको मानेंगे, बेस हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, साइड को, साइड अभी हमने निकाली थी, कितनी थी, √2, तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब एच स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 एंड रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब एच इक्वल 1 और 2 कितना हो गया, 3। अब यहाँ पर स्क्वायर सिर्फ जाके रूट बन जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इस वाले ट्राइंगल में वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √3 आ गई। तो एच इक्वल √3। क्लियर है। चलो उसको हम करते हैं अब दूसरे पेज पर, इसका थर्ड ट्राइंगल का हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। तो थर्ड ट्राइंगल की हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे ट्राइंगल को देखेंगे। तीसरे ट्राइंगल की जो हाइपोटेनस है वो तो हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल, इसका बेस परपेंडिकुलर को हम 1 मान लेंगे, तो 1 का स्क्वायर, उसका बेस कितना निकला था, √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा, 3। ठीक है, अब एच इक्वल 1 एंड 3 कितना होगा, 4, स्क्वायर जाके बन जाएगा रूट। तो हम यहाँ पर √4 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपके √4, √4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पे स्क्वायर दिए हुए हैं, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो उनमें आप देखेंगे पहले के √2 निकली, बाद में √3 निकली, उसके बाद √4 निकली। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर जो निकलेगी, ठीक है, चौथे ट्राइंगल की, वो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी √5। इसकी कितनी निकलेगी, √6। इसकी कितनी निकलेगी, √7। इसकी कितनी निकलेगी, √8। इसकी कितनी निकलेगी, √9, सॉरी √9 यानी 3। इसकी कितनी निकलेगी, √10। और इसकी कितनी निकलेगी, √11, यानी इतने ट्राइंगल उससे एक नंबर ज्यादा ही निकलेगी रूट में। ठीक है, अगर 7 ट्राइंगल नंबर 7 है, तो उसका आंसर निकलेगा रूट का 18। या आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पूरे इस तरीके से आपको करके दिखाना है। मैंने तो फिलहाल अभी इसे एक पैटर्न को समझ के मैंने इस तरीके से करके देख लिया। आप भी करके देख सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, एज इट इज आएगा, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है ऐसे ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जहाँ भी जरूरत हो वहाँ पर वीडियोज़ को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।